नमस्कार। टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल में मैं रेनू हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम वर्णमाला के नेक्स्ट आगे स्वर के आगे जानेंगे कि जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी कि स्वर होता क्या है, उससे आगे हम जानेंगे स्वर के उच्चारण स्थान के अग्र पश्च मध्य आगे चीज़ें जानना है। तो सबसे पहले हम आगे देखेंगे कि आप उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद, उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद कई रूपों में होते हैं, तो उसी के बारे में हमको जानना, क्योंकि हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्वर की संख्या कितनी होती है 11। उन 11 स्वरों के उच्चारण स्थान भी जाने, दीर्घ स्वर भी जाने, संयुक्त स्वर भी जाने, प्लुत स्वर भी जाने, उसमें ये भी जाने कि किसकी संख्या कितनी होती है। अब हमें यहाँ पे अलग से एक चीज़ जानना है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 जो आपका आता है वह उच्चारण की दृष्टि से ओठ के आधार पर। किसके आधार पर? ओठ के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद। ओठ के आधार पर जो स्वर के भेद हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। ओठ के आधार पर नहीं आता, प्रैक्टिकली आप जानेंगे। ऊपर का भाग नीचे का भाग आप कर लेंगे तो भी आपको याद रहेगा कि ओठ के कितने भेद होते हैं। 2। कौन कौन से? वृत्तमुखी और आवृत्तिमुखी। वृत्तमुखी और आवृत्तिमुखी। वृत्त का अर्थ मैथ पढ़े हैं ना पढ़े हैं तो भी आपको ये चीजें पता होंगी कि वृत्त कहाँ किसे जाता है। वृत्त का अर्थ होता है गोलाकार। गोलाकार का मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में आपके दोनों ओठ गोलाकार यानी कि गोल आकृति ले ले उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसमें जो विभाजन होगा 10 स्वरों का होगा, इसमें री का विभाजन नहीं किया जाता। तो आप ये देखेंगे कि 2 भेद है तो आपके 10 स्वर बचे री को छोड़ के। अब इन 10 स्वरों को हमें बांटना है तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि जो वृत्तमुखी हो जाएगा वह आवृत्तिमुखी नहीं होगा। वैसे भी अगर एक का कॉन्सेप्ट क्लियर तो दूसरा अपने आप क्लियर होगा। आप उच्चारित करके भी देख सकते हैं कि आपके कौन से स्वर के वर्ण हैं जो उच्चारित करते समय ओठ दोनों गोलाकार के रूप में बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक वर्ण आपका आता है ऊ। उच्चारित करके भी देखिए, अगर ऊ आता है तो ये मूल स्वर से जब दीर्घ स्वर बना तो ये भी उच्चारित करते समय आएगा ऊ। और जब आपने संयुक्त स्वर पढ़ा तो संयुक्त स्वर में देखा कि आ ऊ मिलके आपका क्या बना था? ओ। उच्चारित भी करके देख लीजिए ओठ का आकार बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसके बाद आपका आओ। तो ये 4 वर्ण आपके क्या हो गए? वृत्तमुखी हो गए। बाकी शेष ना वृत्त, हर्ष को बार बार हमने बताया ना, यानी कि ना वृत्त यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ दोनों गोलाकार या वृत्ताकार नहीं बनते हैं वो क्या हो जाएंगे? आवृत्तमुखी स्वर। तो इसके अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका आएगा आ ई ए और आपके ऐ। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 री का विभाजन यहाँ पे होगा नहीं। तो आपका 4 वर्ण यानी कि जिन स्वरों के हमने उच्चारित किया वो वृत्तमुखी हुए गोलाकार, और जिन वर्णों को उच्चारित करते समय दोनों ओठ गोलाकार नहीं बनते उसे हम अवृत्तमुखी कहते हैं। और जिन वर्णों को उच्चारित करते समय जिन वर्णों को उच्चारित करते समय दोनों ओठ गोलाकार बने वो वृत्तमुखी, और जिन वर्णों को उच्चारित करते समय स्वरों को उच्चारित करते समय ओठ गोलाकार ना बने उसे हम अवृत्तमुखी के नाम से जानते हैं।
दूसरा भेद हम अब पढ़ेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर के और कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं वो भी हमें जानना है। तो उच्चारण की दृष्टि से तो एक हमने पढ़ लिया, ओठ के आधार पर स्वरों के भेद। तो ओठ के आधार पर स्वरों के 2 भेद हुए। अब हम देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो आपके 3 भेद होते हैं। कई एग्जामों में बार बार पूछा जा चुका है कि जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं या ओठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो ओठ के आधार पर स्वर के 2 भेद, जीभ के आधार पर स्वर के 3 भेद। अब ये चीज़ हम देखेंगे कि ये 3 भेद हैं कौन कौन से। तो 3 भेद कौन कौन से हैं? एक है आपका अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। अब अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कभी भी पूछ लिया जाए जीभ के प्रयोग के आधार पे कौन सा भेद नहीं है, दे दिया गया इसी में वृत्तमुखी। तो आप जानते हैं कि वहां पर वृत्तमुखी ओठ के आधार पे है। तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब कहने का मतलब यहाँ पे तात्पर्य है कि जीभ यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीभ का आगे का भाग काम करे उसे अग्रस्वर कहेंगे। जिन स्वरों के उच्चारित करते समय जीभ के बीच का भाग यानी मध्य भाग काम करे उसे हम मध्य स्वर कहेंगे। और जिन स्वरों के उच्चारित करते समय जीभ के पीछे का भाग यानी मूल जड़ काम करता उसे हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर। अब ये देखेंगे प्रैक्टिकली आप एक चीज प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाता है कि अगर आपके आगे का भाग ना हो जीभ का तो आप उन वर्णों को उच्चारित नहीं कर सकते, वही आपके अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। आप उच्चारित करके भी देख लेंगे किन किन स्वरों से मिलकर क्या बना है। तो जहाँ पे जो जाएंगे वर्ण वो अपने आप आ जाएंगे। तो इसमें एक वर्ण आता है ई। आप आगे की जीभ पकड़ के भी देखिए, आप अगर जीभ आगे का भाग पकड़ लेंगे तो ई का उच्चारित नहीं कर पाएंगे सही ढंग से। अगर ई आया तो मूल दीर्घ जो ई बना इसका वो भी आएगा। और जब संयुक्त स्वर आपने देखा कि आ ई मिलके ए बना था तो उसके अंतर्गत ए भी आएगा और उसके अंतर्गत ऐ भी आएगा। तो कुल 4 वर्ण आपके अग्रस्वर में आए। मध्य स्वर में सिर्फ एक भाग आता है, एक वर्ण आता है। कौन सा आता है? अ। बाकी जानने की जरूरत नहीं है। बाकी शेष जितने बचे वो क्या हो गए? पश्च स्वर। 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर, तो तीसरा अपने आप क्लियर। हमेशा याद रखिए कि जहां पर 2 भेद हों जानिए दोनों के बारे में, एक का क्लियर कर लीजिए, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब दोनों को साथ में रटेंगे तो चीजें समस्या पैदा हो जाती है। जब आपको पेपर में पूछ लिया जाता है हमेशा दोनों के बारे में जानते रहेंगे, लेकिन दोनों को जानने के बाद एक का कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होगा तो दूसरा आपको अपने आप क्लियर होगा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो विभाजन हो रहा है 10 स्वरों का हो रहा है। तो 10 स्वरों में 4 स्वर यहाँ पे आ गए तो शेष सब बचे 4 स्वर यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे आ गए, तो बाकी शेष जो 5 बचे वो किस में आ गए? पश्च स्वर में आ गए। तो पश्च स्वर का मतलब क्या है आप देखेंगे कौन कौन सा 5 आता है। यहाँ पे आ आया, उ आया, उ आया, ओ आया और औ आया। तो ये आपके रहे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। कौन कौन से? 3 भेद, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर में आपका ई, ए, ऐ। मध्य स्वर में आ। पश्च स्वर में आपका आ, उ, ओ और औ। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। 2 प्रयोग हो गए आपके उच्चारण के, एक ओठ के आधार पे, दूसरा जीभ के आधार पे। तीसरा आपका भेद जो होगा वह होगा मुख खुलने के आधार पर। देखेंगे कि मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद। तो मुख खुलने के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब ये जानना जरूरी है।
देखेंगे कि 4 भेद कौन कौन से होते हैं और कैसे 10 स्वरों को यहाँ पे अलग अलग किया जाएगा। तो नंबर 1 होता है विपरीत स्वर, और इसी का दूसरा नाम दे दिया गया अर्ध विपरीत स्वर और समृद्ध स्वर। जो कि जब कठिन पेपर बनने लगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर। अब ये देखेंगे कि पहली बात तो भेद तो जान जाते हैं हम, जब शब्दों का अर्थ नहीं जानते तो चीजें हमें समस्या पैदा कर देती हैं। तो सबसे पहले चीजें जानेंगे कि विपरीत का अर्थ क्या है। विपरीत का अर्थ होता है खुलना। क्या खुलना? मुख खुलना, यानी कि ऐसा स्वर हो जिसके उच्चारित करते समय मुख का पूरा भाग खुल जाए, उसी को हम कहते हैं विपरीत स्वर। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि विपरीत स्वर के अंतर्गत आता कौन सा वर्ण है, तो देखेंगे कि इसके अंतर्गत सिर्फ एक वर्ण आता है। वह कौन सा आता है? आ। आप उच्चारित करके भी देखिए कि इसके उच्चारित करते समय सबसे अधिक सबसे ज्यादा मुख खोलने की किसकी आवश्यकता होती है? आ की। इसके बाद देखेंगे अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर में हम देखेंगे कि विपरीत का अर्थ हुआ खुलना, अर्ध विपरीत का मतलब हुआ आधा खुलना, यानी कि इससे कम सब मुख जो खुले वो अर्ध विपरीत होंगे। तो अगर दीर्घ आ यहाँ आया तो आपका ह्रस्व आ इसके अंतर्गत आएगा, और आप आए और औ का उच्चारण इसके अंतर्गत आता है। तो विपरीत के अंतर्गत आ, अर्ध विपरीत के अंतर्गत आ, आए, आओ। अब इसमें हम देखेंगे कई पुस्तकों में गलत मिलता है, उस पर मत जाइएगा, ये आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। समृद्ध स्वर की बात होती है तो इसको हम कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारित करते समय मुख का भाग लगभग बंद रहे, यानी कि बंद करने के बाद भी आप उच्चारित कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं समृद्ध स्वर। तो आप बंद करके ही देख सकते हैं कि आप पूरा ना खोले, थोड़ी बहुत अगर खुले रहेंगे तो भी आप उच्चारित करते सकते हैं। तो देखेंगे ई, ऊ और आपका ऊ, 3 वर्णों का इसे हम क्या कहेंगे? समृद्ध स्वर। 3 चीजें आपकी क्लियर हुई। चौथी अपने आप देखेंगे कि बचा क्या है, कौन सा ऐसा वर्ण बचा है जो अर्ध समृद्ध, यानी कि आधे से भी जरूरत पड़ी तो भी आप उसका उच्चारित कर देंगे। तो कौन सा ऐसा वर्ण आपका शेष बचा है कि जो आप अर्ध समृद्ध के अंतर्गत रख सकते हैं? तो आप देखेंगे आप ए और आपका ओ। देखेंगे यहाँ पे ए हुआ आपका विपरीत स्वर का, ए हुआ आपका अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत, और यहाँ पे आपका ए हुआ समृद्ध स्वर और ए हुआ आपका अर्ध समृद्ध। इसे इसलिए क्लियर कर दे ताकि आप इसको शॉर्ट स्किप भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद हुए? आपके 3 भेद हुए, 4 भेद हुए। कौन कौन से हुए? विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर, समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर। तो आपने देखा उच्चारण की दृष्टि से एक आपका जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने हुए? 3। नंबर 2 आपका ओठ के प्रयोग के आधार पर, कितने भेद? 2। और नंबर 3 मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 4।
तो ये चीज़ें आपकी रही। ओठ के आधार पर आपके 2 भेद, जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भेद और मुख के प्रयोग के आधार पर स्वर के 4 भेद। जीभ के प्रयोग के आधार पर आपके 3 भेद कौन कौन से? अग्र, मध्य, पश्च। ओठ के आधार पर आपके 2 भेद, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी और मुख खुलने के आधार पर आपके 4 भेद, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होता है, क्योंकि स्वर आपके 2 वीडियो में क्लियर हो गया। पहले वीडियो में आपने स्वर के बारे में जाना, स्वर का उच्चारण स्थान जाना। दूसरे वीडियो में आपने देखा कि मुख के आधार पे, जीभ के आधार पे, ओठ के आधार पर स्वर के कौन कौन से भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्यंजन के बारे में, जानेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन में कौन कौन से वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।